सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम दोहरान कार्य कक्षा 6 के लिए करने जा रहे हैं। कल जितना हमने पढ़ लिया था उसके आगे से अब हम पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। कल हमने पढ़ा था वर्ण संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। और यहां पर एक पद दिया गया है, इसका विच्छेद करके आपको प्रदर्शित भी करना है। जैसा कि यहाँ पे लघु एक उदाहरण दिया है। तो लघु, तो ये जो ल है ये कैसे बना है? ल नीचे जैसे ही ये स्वर आप इससे अलग करते हो तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लगा है। और इसमें स्वर की ध्वनि आ रही है ए की, तो इसमें ल धन ए। इसी प्रकार से घ, घू में ऊ की ध्वनि आ रही है, घ धन ऊ, पीछे विसर्ग है तो हमने यहाँ पे विसर्ग लगा दिया। और इनको प्रदर्शित करने के लिए ल और ए मिलकर के ल और घ और ऊ मिलकर के घू। अब इनको हम हल करेंगे। पहला है सीव्यति। तो सीव्यति को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सीव्यति। सबसे पहले सी। अब सी बन कैसे रहा है? स और मात्रा आ रही है बड़ी ई की, तो ये एक पद बन गया। ठीक है। अब ये दे रखा है आधा व। जो भी आधा होता है यानी उसमें स्वर नहीं है, और जिसमें स्वर नहीं होता उसको लिखने का तरीका है व। यह अकेला ही है क्योंकि ये पूरा नहीं है, इसलिए इस प्रकार इसको अलग से दर्शा देते हैं। अब है यह के अंदर है की ध्वनि आ रही है। यह पूरा है तो इस जो पूरे होते हैं उसमें सिर्फ ए लग जाएगा, एक पद ये बन गया। अब रह क्या गया? ती। अब ती को, ती में ध्वनि आ रही है छोटी ई की, तो तय हलंत वाला और इसमें लगा देंगे हम छोटी ई, एक पद ये बन गया। तो इसी तरीके से लिख देते हैं। से के अंदर जब बड़ी ई जोड़ा सी, यादा वह है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। यह के अंदर है जोड़ा यह, और तय के अंदर ई जोड़ा ती। जब इनको मिला करके लिखोगे तो बन जाएगा सीव्यति। अगला है वर्णः। हल कर लेते हैं। अब यहां पे व पूरा है तो व को लिखा जाएगा, व के नीचे हलंत। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? ए, एक पद बन गया। अब ऊपर जो ये र है ये आधा है, और जो भी आधा र होता है वो बाद वाले वर्ण के सिर के ऊपर चढ़ जाता है। अब इसको सिर पे से उतारना है तो र। अब इसको जब सिर के ऊपर चढ़ाना होगा तो ये आगे वाले के नहीं, पीछे वाले यानी इसके बाद वाले वर्ण के ऊपर ये लगेगा। ठीक है। तो फिलहाल देखिए इसका क्रम यही रहेगा। अगर ये इसको अगर ऊपर की तरफ लगाना है तो इस क्रम में जाएगा, और जब उतारना है तो हम इस क्रम में लेके आएंगे। तो अब इसको उतार रहे हैं तो इस क्रम में, यानी ये पहले लगा दिया। अब रह गया अणा, इसको एक पद। अब अणे, अणे के अंदर ध्वनि आ रही है आ की मात्रा है जमा आ। रह क्या गया? अंत में विसर्ग। हम यहाँ पे विसर्ग लगा देते हैं, एक पद ये बन गया। तब जब इनको मिला के लिखेंगे ये बन गया व, ये र और ये अणा। अब ये र है, अब ये जब जाएगा तो इस क्रम में जाएगा, यानी इसके बाद वाला क्रम क्या है? अणे, तो वर्णः। ये इस प्रकार सिद्ध होता है। अगला है कुक्कुरौ। सबसे पहले कु, तो कै हलंत, ध्वनि आ रही है छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ, एक पद। अब ये आधा कै, तो आधा कै है तो हलंत लगा के हम छोड़ देंगे।
फिर कु, यानी कै के अंदर फिर ध्वनि आ रही है छोटे ऊ की। अब राउ, कल आपको बताया भी था मैंने मात्रा के रूप में, तो रे और इसकी औ की मात्रा इस प्रकार हो जाएगी। अब इसको इस क्रम में आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर रे के बाद में कोई भी स्वर नहीं होता, यहां पे स्वर है, अगर नहीं होता तब ये मात्रा के रूप में आगे लग जाता। लेकिन अगर रे के बाद में कोई स्वर दिया गया होगा तो वो स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पे स्वर दिया गया है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हल कर लेते हैं। कै के अंदर ऊ जोड़ा तो कु, फिर आधा कै, फिर कै के अंदर ऊ जोड़ा तो छोटा कु, रै के अंदर औ जोड़ा तो राउ। जब इनको आप मिला करके लिखोगे तो बन जाएगा कुक्कुराउ। द्विवचन शब्द है, इसका मतलब होता है दो कुत्ते। अगला है मयूरहा। हल करते हैं। सबसे पहले मैं, आगे है यू, यानी ये के अंदर बड़े ऊ की ध्वनि आ रही है, ये, और अब बड़े ऊ को इस तरीके से लिखा जाता है। अब है राहा, रे हलंत, आ की ध्वनि, और अंत में ये क्या रह गई? विसर्ग, जो इसके पीछे हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया है। जब आप इनको मिला के लिखते हो, मैं के अंदर है जोड़ा मैं, या के अंदर यू जोड़ा यू, और रे के अंदर आ जोड़ा तो राहा। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अगला दिया है बालकह। अब सबसे पहले बा, यानी बै के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया बा। अब ले पूरा आ रहा है, तो ले के अंदर ए आप जोड़ देंगे। ठीक है, अब कह आ रहा है, तो कै के अंदर ए, और अंत में क्या बच गया? विसर्ग, जो हम लास्ट में इस तरीके से लगा देते हैं। ये बन गया आपका बै के अंदर आ जोड़ा तो बा, ले के अंदर ए जोड़ा तो ला, और कै के अंदर ए जोड़ा तो का। तो इस प्रकार आपका ये बालकह सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको मैंने जब अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द करवाए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। यह अकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो एक वचन में आपको मैजिकली एक ट्रिक मैं दे रहा हूं। एक वचन में सिर्फ आपको, यानी केवल प्रथमा विभक्ति के, जैसे कि ये दिया हुआ है, एक वचन में जिस ऐसी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा हो और जिनमें ए की ध्वनि निकल रही हो। ए का मतलब होता है, जैसे हम बोल रहे हैं चषक, तो कै के अंदर ए की ध्वनि निकल रही है, कै ए, तो जिसके अंदर ए की ध्वनि निकल रही है वो अकारांत है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी प्रकार से अब शुनकह देखते हैं, तो कै के अंदर भी ए की ध्वनि निकल रही है, मयूर, रे के अंदर भी ए की। जैसे अध्यापक, इसके अंतिम वर्ण में देखो, कै के अंदर ए की ध्वनि, तो ए की ध्वनि के कारण इसे अकारांत कहा जाएगा। अगर इसकी जगह अध्यापिका होता, हम ऐसे नहीं देखेंगे बलिवर्दो चषको, इसमें औ की ध्वनि निकल रही है, वो नहीं, हम इसके मूल शब्द को देखेंगे। तो इसका मूल शब्द चषक है, इसका शुनक है और इसका मयूर है। जैसे इसका अध्यापक है और इसका अध्यापिका, तो मूल शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? का। तो का के अंदर किसकी आवाज निकल रही है? कै आ। तो आ की ध्वनि निकलने के कारण ये आकारांत है। और इससे कौन सी जाति का बोध हो रहा है? ऊपर वाले अध्यापक से पुरुष जाति का ये आकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अध्यापिका से आकारांत स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैं बात कर रहा हूं केवल इस तरीके की, यानी पुल्लिंग आकारांत।
क्लियर? तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति में एक वचन में आपको सिर्फ ये विसर्ग लगा देना है। जैसे अध्यापक का अगर हमें एक वचन का रूप बनाना है प्रथमा विभक्ति का, तो अध्यापक लिख करके इसके पीछे सिर्फ विसर्ग लगा दो, ये बन गया। द्विवचन में ये इस प्रकार की मात्रा, हमेशा एक डंडा और दो मात्रा। अब आपको उसका द्विवचन का रूप बनाना होता तो इसको हटा दो, एक डंडा और दो मात्रा लगा दो, तो ये रूप बन गया। और बहुवचन की अगर हम बात करें तो एक डंडा और पीछे विसर्ग, तो एक डंडा और दो मात्रा को हटा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक डंडा और विसर्ग, तो ये बहुवचन का रूप बन गया। सेम ऐसा का ऐसा ये हमें हल करना है। तो आपके जो सहायता करने वाले गैजेट्स हैं वो हैं एक वचन में केवल विसर्ग, द्विवचन में एक डंडा और ऊपर ये दो मात्राएं, और बहुवचन में एक डंडा और पीछे विसर्ग। ठीक है, तो इसमें देखो ये विसर्ग नजर आ रहा है, एक डंडा दो मात्राएं द्विवचन में नजर आ रही हैं, एक डंडा और पीछे विसर्ग बहुवचन में नजर आ रहा है। अब ये खाली दिया है हमें द्विवचन, एक डंडा दो मात्राएं हमें मिली हुई है, तो इससे पहले एक वचन में क्या भर देंगे हम, पहले लिख देंगे बलिवर्द, तो यहां पे हमने लिख दिया बली, और ये द के ऊपर ही रे लगा हुआ है, बलिवर्द। अब ये जो रे है अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये इधर आएगा, यानी रे यहां पर आ जाएगा, बलि व तो रे आता है तो बलिवर्द। क्लियर? पीछे क्या लगा देंगे, सिर्फ विसर्ग, तो इसका रूप बन गया बलिवर्दः, एक बैल, बलिवर्दो दो बैल। अब बहुवचन में पहले ये बलिवर्द लिख देते हैं ऐसा कैसा, बलिवर्द। ठीक है, अब एक डंडा और मात्रा, लेकिन जैसे ही आप डंडा लगाते हो यानी आ की मात्रा, अब ये रह इस पे लग जाएगा, रह क्या गया पीछे विसर्ग, तो हम ये विसर्ग भी लगा देते हैं, तो रूप बना बलिवर्द है, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। बलिवर्दा का मतलब अनेक बैल। शुनक है यानी ये वाला रूप हमें दे दिया गया है, अब अपने को ये बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, शुनक लिख दो। परिवर्तन क्या किया, सिर्फ विसर्ग को हटा दिया, विसर्ग की जगह क्या जोड़ देंगे, एक डंडा और दो मात्राएं, तो बन गया शुनकौ। अब बहुवचन की बात कर लेते हैं, शुनक लिख देते हैं, क्या करेंगे, एक डंडा और पीछे विसर्ग, तो बन गया शुनकः। अब देखिए सौचिक है, कई बार पढ़ लिया, दर्जी होता है इसका मतलब, यहां पे दो दर्जी तो दे रखे हैं, हमसे एक पूछा है और अनेक पूछे हैं, तो चलो एक दर्जी बना लेते हैं। तो क्या परिवर्तन इसमें, एक डंडा और दो मात्रा, ये हम नहीं लगाएंगे, तो सौचिक क्या कर दिया हमने, एक डंडा और दो मात्रा को हटा दिया, लगाना क्या है, विसर्ग, तो बन गया सौचिकः। बहुवचन में जाएंगे, सौचिक, अब इसके बाद में एक डंडा और विसर्ग, तो बन गया सौचिकः। मयूर है, द्विवचन में क्या बनेगा, विसर्ग हटा दिया, अब क्या लगाना है, एक डंडा दो मात्राएं। बहुवचन में आ जाते हैं, क्या करेंगे, एक डंडा और विसर्ग, इसका मतलब होता है एक, इसका दो और इसका अनेक, एक गिलास दो गिलास अनेक गिलास, एक बैल दो बैल अनेक बैल, एक कुत्ता दो कुत्ते अनेक कुत्ते, एक दर्जी दो दर्जी और अनेक दर्जी, एक मोर दो मोर अनेक मोर। अगला प्रश्न है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़ करके, संयोज्य जोड़ करके वाक्यों की रचना कीजिए। एक तरफ कर्ता है, एक तरफ क्रिया है,
तो एक ट्रिक के द्वारा हम कर्ता और क्रिया के मध्य के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था विसर्ग, एक डंडा दो मात्राएं, एक डंडा और विसर्ग, यानी ये तो हो गया एक कर्ता, ये हो गए दो कर्ता और ये हो गए तीन कर्ता। तो जहां एक कर्ता हो उसके साथ क्रिया हमेशा ती आएगी। एक कर्ता के साथ में ती, दो के साथ में हमेशा तय और अनेक के साथ में अंति। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब देखो गजहा, तो आ की मात्रा और विसर्ग ये वाला है, तो इसके साथ में क्रिया क्या आएगी? अंति। अब देखते हैं, नृत्यंती भी दे रखा है, चलंती भी दे रखा है, लेकिन अगर हम गजहा नृत्यंती करते हैं तो गलत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ निकलेगा अनेक हाथी नाचते हैं, लेकिन यहाँ पे नाचने का कार्य मोर के लिए है। देखिए आप, यहाँ पे गजहा दे रखा है और यहाँ पे मयूरहा, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। और अंति वाला एक नृत्यंती, लेकिन मोर के साथ हम नृत्यंती, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था अनेक मोर नाचते हैं, तो इसको तो इसके साथ आप मिला दो केवल पाठ के हिसाब से। अगर आप ऐसा लिखते हो तो मैं नंबर नहीं काटूंगा, लेकिन ज़्यादा सटीक यही रहेगा कि जो आपके अध्याय में आपको बताया गया है। अब गजहा के साथ में आप चलंती इस तरीके से लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 5 नंबर और ये हो गया आपका 1 नंबर, ओके। अब देखो, एक डंडा दो मात्राएं दे रखी हैं, एक डंडा दो मात्राएं, इनके साथ में निश्चित रूप से तय आना चाहिए, तो तय यहां दे रखा है, सिंघो पढ़ते हैं। लेकिन अब ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी कि दो शेर पढ़ रहे हैं। शेर कभी पढ़ नहीं सकते, वो एक वेल ट्रेन्ड जानवर हो सकता है, वेल एजुकेटेड नहीं हो सकता। जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है, इसलिए यहाँ पे बालको इस चीज के लिए, इस काम के लिए सबसे बेहतर है। तो बालको पठते, और सिंघों के साथ में क्या लगा देंगे हम? देखिए ये भी तय दे रखा है और ये भी तय, लेकिन हाँ, दो शेर गरजते हुए अच्छे लगते हैं, जबकि बालक गर्जना नहीं करते, तो यहाँ पे हम सिंघो गर्जते लगा देंगे। तो सिंघो देखो 1 2 दूसरे नंबर का है, तो ये हमने यहाँ लगा दिया, और बाल का है 1 2 3 4 चौथे नंबर का है, तो इसमें हम 4 नंबर लगा देते हैं। अब जहां पर केवल विसर्ग है, डंडा नहीं केवल विसर्ग, तो उसके साथ में हम ती का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे केवल विसर्ग है, तो इसमें ती यहां आ जाएगा, तो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये मंजूषा है, मंजूषा का मतलब है सारणी। आपको एक टेबल दी जाएगी, उनमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और नीचे ऐसे खाली स्थान आपको मिलेंगे, तो जो भी इनके लिए सही शब्द होगा वो चुन करके आपको लिखने होंगे। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। नृत्यंती, अब ये अंति आ रहा है, तो अंति किसके साथ आता है? इन तीनों में से किसके साथ आएगा? इसके साथ। गर्जते है, ये तय किसके साथ आता है? इसके साथ, एक डंडा दो मात्रा के साथ। और ती किसके साथ आता है? केवल विसर्ग वाले शब्द के साथ। तो नृत्यंती अनेक है, ये 1 के लिए बताया था मैंने आपको, ये 2 के लिए, और ये 3 से लेकर अनेक के लिए। तो 3 का मतलब आप अनेक समझिएगा। तो नृत्यंती नाचते हैं, गरजते हैं, 2 जनों के लिए है। क्रिया से भी हमें पता पड़ जाता है कि काम को करने वाला 1 है, 2 है या अनेक है। तो ये अनेक हैं, ये सिर्फ 2 हैं। धावती, ती आ रहा है, ये अकेला है। चलते, तय आ रहा है, तो ये काम को करने वाले 2 हैं। फलंती, अनेक, फलते हैं। खादती, खाता है, अकेला। क्लियर? तो अब हमारे कर्ता ये हैं, अब इन क्रियाओं को चुनेंगे। मयूरहा, ये वाला है, आका डंडा और विसर्ग, तो क्या लगाएंगे? अब अंति वाले कितने हैं? एक तो ये है अंति, एक ये,
इनमें से सही कौन सा होगा? मयूरः नृत्यन्ति या मयूरः फलन्ति? अगर हम फलन्ति तो फल देते हैं, तो मोर तो फल नहीं देते, मोर नाचते हैं, तो इसलिए मयूरा के साथ में हम क्या लगा देंगे? नृत्यन्ति। क्लियर? अब देखते हैं गजौ, यानी ये वाला। अब इसके साथ निश्चित रूप से तय आएगा। एक तो तय ये है, एक ये है, दो ही हैं। तो गर्जते गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं, लेकिन हाथी तो चिंगाड़ते हैं, दहाड़ते नहीं है। और दूसरा है चलते। चलते का मतलब चलते हैं, तो हाथी चलते हैं, ये ज्यादा सही है। तो इसके लिए हम यहां पे शब्द लगा देंगे चलता। क्लियर? नेक्स्ट दिया है वृक्षः। एक डंडा और विसर्ग, एक डंडा विसर्ग, निश्चित रूप से अंति आना चाहिए। एक अंति हमने मोर के साथ ले लिया, एक बचा था फलंती। तो वृक्ष फल देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं, तो हमारा राइट हो जाएगा यहां पे फलंती। क्लियर? अब सिंघौ, एक डंडा दो मात्राएं, तो क्रिया आएगी तय। गर्जतय एक ही है, चलते तो हाथी के साथ ले लिया था, और शेर गरजते ही हैं, शेर चलते भी हैं, लेकिन यहां पे जब हमें अलग अलग क्रियाएं मिल रही हैं तो हम अलग अलग कर्ताओं के साथ अलग अलग ही भर देते हैं, तो गर्जतः। नेक्स्ट है वानर है। अब केवल विसर्ग विसर्ग है, तो इसके साथ में निश्चित रूप से ती आएगा। इनमें से एक तो ये है और एक ये है। तो धावती, बंदर दौड़ता है, दौड़ता तो है, लेकिन दो कर्ता एक जैसे दिए हैं, अश्व, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है कि दौड़ने का जो क्रिया है वो घोड़े के साथ सटीक बैठती है, और बंदर के साथ खाने का, तो वानर के साथ हम खादती लगा देंगे, और अश्व के साथ में धावती लगा देंगे। अगर आपने गलती से उल्टा भी कर दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। वानर है धावती, बंदर दौड़ता है, अश्व खादती, घोड़ा खाता है। खाने और दौड़ने का काम दोनों ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी पाठ के हिसाब से देखते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था वानर खादती और अश्व धावती। अगला है सैतौते इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सैतौते, इन उचित सर्वनाम पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, जो संज्ञा का ही कार्य करें, लेकिन संज्ञा ना हो, उनके बदले में आए, वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके लिए भी ट्रिक है, वही जहां आपको ये विसर्ग मिलता है, कहीं भी हो, लेकिन बात कर रहे हैं हम सिर्फ, अभी मैं एक बात पे जोर डालूंगा, अकारांत पुल्लिंग की। अभी सिर्फ हम इसी की बात करेंगे। तो ये एक वचन था विसर्ग, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं स, और इसके पीछे भी विसर्ग, विसर्ग जरूर आएगा, विसर्ग को विसर्ग से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे बालकः भी हो सकता है, रामः भी हो सकता है, अध्यापकः भी हो सकता है, सभी के लिए स का हम प्रयोग करेंगे। द्विवचन में हमने पढ़ा था जहां एक डंडा और दो मात्राएं आए, ठीक है। इनके साथ में क्रिया, क्रिया की बात करते हैं तो ती, तो इसके लिए हम ताऊ की बात करेंगे। पहचान क्या होगी? यही, ठीक है। और इसके साथ में तय, इसके साथ भी और इसके साथ भी तय आएगा। ये जो रेखांकित पद हैं ये क्रिया हैं। और बहुवचन में हमने एक डंडा और विसर्ग, इसके लिए आपको यहां पे ते का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ में निश्चित रूप से क्रिया अंति। सिर्फ यही थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे एक डंडा दो मात्रा और यहां पे डंडा नहीं, सिर्फ एक मात्रा, ठीक है। यहाँ पे एक डंडा कम हो गया और एक मात्रा कम हो गई। यहाँ पे एक डंडा दो मात्राएं हैं, यहाँ पे डंडा कम हो गया और एक मात्रा कम हो गई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो हल करते हैं। पहला दिया है, उदाहरण देख लेते हैं, अश्वः धावती। अब ये अश्व है यानी ये विसर्ग, विसर्ग सर्वनाम शब्द क्या बन गया इसका? स, ठीक है। और क्रिया ती। क्लियर? अब दे रखा है गजः चलंती, एक डंडा और विसर्ग, तो ये किस में बदल जाएगा? ते में। और इसके साथ में अंति आ रहा है,
तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, ते। क्लियर। अब देखिए छात्रों पढ़ते, एक डंडा दो मात्राएं, एक डंडा दो मात्राएं, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये मैं यहां पे लिख देता हूं सर्वनाम शब्द। ठीक है, ये आपका संज्ञा हो सकती है या कर्ता हो सकता है, और ये आपकी क्रिया। ठीक है, एक डंडा दो मात्रा है तो ये किस में बदल जाएगा, तव में। तो एक डंडा दो मात्राएं, यहां पे आप तव और उसके साथ में क्रिया तय। वान रहा, एक डंडा और विसर्ग, तो ते आ जाएगा और इसके साथ में अंति आ रहा है तो ते। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ते के साथ अंति, तो के साथ तय और से के साथ में ती। गायक है गायती, विसर्ग है तो से, और मयूरः नृत्यन्ति ये है तो ते। तो उम्मीद है ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।